Dear student, class 12th, subject chemistry, chapter solution. We are going to study today the colligative property is boiling point, freezing point, and vapor pressure. Dear student, we have learned the vapor pressure and their lowering means previous video. राउट लॉ आल्सो डिस्कस विथ अस। डियर स्टूडेंट, हमने पहले वाले वीडियो में जाना था कि व्हाट इज़ अ वेपर प्रेशर एंड हाउ कैन बी से दैट वेपर प्रेशर इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आल्सो डिस्कस्ड द राउट लॉ। हमने पहले जाना था कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है मीन्स जब हम प्योर सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेते हैं तब उसका वेपर प्रेशर, और जब हम प्योर सॉल्यूट की जगह इम्प्योर सॉल्यूट मिक्स करना शुरू करते हैं तब हमें दोनों के वेपर प्रेशर में डिफरेंस देखने को मिलता है। हमने ये जाना था कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वह सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शंस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। हमने ये भी जाना था कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोजिशन, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड नहीं करता, जबकि जो डिपेंड करता है उनके नंबर पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, उन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। फर्स्ट या प्रीवियस वीडियोज़ में हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर की स्टडी करी। वेपर प्रेशर में होने वाली रिलेटिव लोअरिंग या डिप्रेशन को भी हमने जस्टिफाई किया, और साथ में हमने पढ़ा राउट लॉ जो कि हमें बताता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर्टिकुलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इंटेंसिटी में एलिवेशन या डिप्रेशन देखने को मिलता है वो पर्टिकुलर उसके मोल फ्रैक्शंस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द अनदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज बॉइलिंग पॉइंट and also study the elevation of boiling point. डियर स्टूडेंट, आप पहले से जानते हैं कि जब हम किसी लिक्विड को अमाउंट ऑफ हीट मीन्स उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीट और अ टेम्परेचर ऑफ एनी सॉल्यूशन, अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ हीट दैट लिक्विड आर गेन एंड convert its state liquid to gas. That process is known as the evaporation, and that temperature where liquid change their state and convert into gas, that is known as a boiling point. मीन्स वह निश्चित या डेफिनेट टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड अपनी लिक्विड स्टेट को रिलीज़ करके वेपर स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, वह डेफिनेट टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। डियर स्टूडेंट, यही तो वेपर प्रेशर है। एट दिस टेम्परेचर मीन्स ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स हमने पहले क्या पढ़ा था कि जब कोई लिक्विड को हम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं उसके मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस मीन्स इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होता है। एक निश्चित अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वह लिक्विड मीन्स उसके मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस वेपर स्टेज में रहने वाले मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस के बीच डिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। मीन्स द इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ लिक्विड इज जस्ट सिमिलर टू द intermolecular space of vapor. At that condition both stages are set up a equilibrium and enter convert to each other. मीन्स जब दो मीन्स लिक्विड स्टेज में रहने वाले मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर जैसे ही वेपर स्टेज में रहने वाले मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस के इक्वल हो जाती है, वैसे ही वेपर और लिक्विड मीन्स गैस और लिक्विड दो स्टेजेस के बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, और वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, मीन्स उस लिक्विड के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर पर प्रेजेंट वेपर के इक्वल हो जाती है, वही टेम्परेचर उस पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है।
डियर स्टूडेंट, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इट इज़ अ कॉलगेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी द मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट, हमने पहले भी बताया था कि एक्चुअली यह कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं और यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड या केमिकल से रिलेटेड डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट दो स्टेजेस के बीच में इस्टेब्लिश हुए किसका, इक्विलिब्रियम का रिजल्ट है। मीन्स जब तक लिक्विड और गैसेस स्टेज इन दोनों के बीच में क्या इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा, तब तक लिक्विड वेपर में या वेपर लिक्विड में चेंज नहीं होगी। जिस टेम्परेचर या वह डिफिनिट टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का वेपर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वो या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो के इक्वल हो जाता है, या 760 mmHg के इक्वल हो जाता है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गेन करते ही वह लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। और वह डिफिनिट टेम्परेचर जिसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट के नाम पर जानते हैं। डियर स्टूडेंट, एक यहाँ पर ग्राफ है, हमने इसकी एलिवेटेड मीन्स डिस्कशन हम कर चुके हैं कि दो स्टेजेस के बीच में इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होगा, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में इंटर कन्वर्ट होंगे, उन मॉलिक्यूल्स के इंटर कन्वर्सन में कितनी अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम या रिलीज होगी, ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन देखने को हमें मिलता है। समझिएगा बात, जब हम प्योर वाटर लेते हैं उसे बॉईल करते हैं तो एक डेफिनेट टेम्परेचर पर बॉईल हो जाता है, लेकिन यदि हम वाटर में ऐसी इम्प्योरिटी मिला दें जो नॉन वोलेटाइल हो, तो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ के मिलते ही हमें क्या देखने को मिलता है, उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। यह बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीजमेंट या एलिवेशन या एक्सेस होता है, ये किस पर डिपेंड करता है, इसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मीन्स फिर समझिएगा, सपोज एन आप कोई एक पर्टिकुलर लिक्विड लेते हैं, किस स्टेज पर, प्योर स्टेज पे लेते हैं और उसे आप बॉईल करते हैं। जिस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर या जिस डिफिनिट टेम्परेचर पर वो बॉईल हो जाता है, आप उसे नोट करते हैं। आफ्टर दैट आप उस प्योर सब्सटेंस पे या प्योर सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में आप कोई इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं। सपोज दें आपने सॉइल मिक्स करी, सॉइल मिक्स करने के बाद फिर आप उस सॉल्यूशंस को बॉईल करते हैं, तब आप क्या देखते हैं कि जो पहले बार आपने रीडिंग ली थी उस रीडिंग की वैल्यू कम, और इम्प्योरिटी मिलाने के बाद पर्टिकुलर उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। यह एलिवेशन क्यों होता है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। किसके द्वारा, इस ग्राफ के द्वारा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन बिकॉज हियर टू स्टेजेस आर कंप्राइजेस टुगेदर टू फॉर्म अ इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बुक, डियर स्टूडेंट, आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पर हम एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, दैट इज़ द प्योर सॉल्वेंट ए अपीयर हो रहा है आपके सामने। हमारे पास प्रेशर है P1 और P2 एटमॉस्फेयर में है, और हमारे पास टेम्परेचर है T1, T2 एंड T3। हम दोनों ग्राफ मीन्स जब हम अप से डाउन या डाउन से अप की ओर होते हैं तब हम वेपर प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज़ करते हैं, और जब हम लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट की ओर मूव करते हैं तब हम टेम्परेचर को रेगुलेट या कंट्रोल कर रहे होते हैं। ए और बी 2 पॉइंट्स के फॉर्म में हमारे यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया गया है। पर्टिकुलर एक पॉइंट सी भी है। अब यहाँ पर हम चीज़ों को कंपेयर करेंगे। सपोज देन हम कोई प्योर सॉल्वेंट लेते हैं। प्योर सॉल्वेंट जब हम ले रहे होते हैं रिएक्शन पर्टिकुलर प्रोसेस को परफॉर्म करा रहे होते हैं, तब हमारे उस रूम का टेम्परेचर क्या होता है, तो आपने कहा सर T1 होता है। अभी जो हमारे रूम में टेम्परेचर है वो है T1, और हमने एक पर्टिकुलर क्या लिया, एक लिक्विड लिया। फिर हमने क्या किया, उसमें एक डेफिनेट प्रेशर हमने अपोज किया, तो जो डेफिनेट प्रेशर उस पर लगाया गया उसे हमने क्या माना कि वो P1 है अभी फ़िलहाल। फिर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर उस सॉल्वेंट को हम हीट करना शुरू करते हैं। मीन्स हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, उसका सॉल्वेंट का क्या हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है T1 से T2। जब टेम्परेचर T1 से T2 होता है एट दिस टेम्परेचर, और इस T2 टेम्परेचर पर पर्टिकुलर सॉल्वेंट बॉयल करना स्टार्ट करता है, तब हमने क्या माना, समझिएगा फिर से। हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, क्या है, प्योर सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा, वर्डिंग समझिएगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट और सॉल्यूशन इन तीनों वर्ड पर नज़र रखिएगा। तो आपने कहा हमने एक प्योर सॉल्वेंट लिया, टेम्परेचर क्या है इस समय पर, आपके रूम का टेम्परेचर है T1।
T1 टेम्परेचर पर जो आपने प्योर सॉल्वेंट लिया है उसे आपने हीट देना स्टार्ट किया, मीन्स अमाउंट ऑफ हीट आपने दी, गर्म किया, मीन्स उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होते होते T1 से क्या हो गया, T2 हो गया, वैसे ही वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट क्या होने लगा, बॉयल होना स्टार्ट हो गया। क्लियर इतना सा? मीन्स T1 रूम टेम्परेचर है, हम उसमें T प्लस T2 ऐड करते हैं। जब वो टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है तब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब प्रेशर P1 होता है तब वो प्योर सॉल्वेंट रूम टेम्परेचर पर बॉयल होना स्टार्ट होता है। अब आप क्या कह रहे हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड टू बॉयल इट वी हैव टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय रेजिंग द टेम्परेचर। अब समझिएगा बात, आपने पहले क्या पढ़ा है कि अब हम इस प्योर सॉल्वेंट में, समझिएगा, प्योर सॉल्वेंट में इम्प्योर सॉल्यूट मिक्स करते हैं, मीन्स ऐसी इम्प्योरिटी जो नॉन वोलेटाइल है। समझिएगा, आपने प्योर वाटर लिया था, प्योर वाटर को आपने T1 टेम्परेचर से गर्म करना शुरू किया, टेम्परेचर T2 हुआ, प्रेशर P1 का P1 ही रह गया और वो बॉयल होना स्टार्ट हुआ। क्या था ये, प्योर वाटर था या प्योर सॉल्वेंट था। अब इस प्योर सॉल्वेंट में आप इम्प्योर सॉल्यूट मिलाएंगे, मीन्स ऐसा सॉल्यूट मिलाएंगे जो नॉन वोलेटाइल हो, मीन्स वेपर ही ना बनाता हो। तो जब वो वेपर नहीं बनाएगा तब आपने उस ना वेपर बनाने वाले मीन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया। अब मिक्स कर दिया आपने, अब आप क्या कर रहे हैं, समझिएगा, जब हम एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को ऐड करते हैं और फिर उसे बॉयल करते हैं, तो आपने पहले पढ़ा था कि जब हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं प्योर सॉल्वेंट के साथ तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। मीन्स जो वेपर प्रेशर प्योर सब्सटेंस का था उसमें इम्प्योर सब्सटेंस मिलाते ही वो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, लोअर हो गया। मीन्स प्रेशर क्या हुआ, आपने कहा था सर हमने टेम्परेचर T1 लिया है और प्रेशर हमारा P1 है। जब आपने टेम्परेचर को T1 से T2 किया उसी समय वो पर्टिकुलर लिक्विड बॉयल होना शुरू हुआ, ये प्योर सॉल्वेंट था। जब आपने प्योर सॉल्वेंट में इम्प्योर सॉल्वेंट मिक्स किया आप और आपने टेम्परेचर को T2 से T3 किया, लेकिन प्रेशर क्या हो गया, P1 से P2 में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप इम्प्योर सब्सटेंस किस में मिलाते हैं, किसी भी प्योर सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जैसे ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा पर्टिकुलर वो मटेरियल क्या होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स ये हुआ कि आपने टेम्परेचर को T1 से T2 प्योर सॉल्वेंट में किया और वो बॉयल हुआ, लेकिन जब आपने उसे इम्प्योर सब्सटेंस मिला दिया तो टेम्परेचर T2 से क्या करना पड़ा, T3 करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि प्रेशर ऑलरेडी P1 से P2 हो चुका है। क्यों P1 से P2 हो चुका है? क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया है प्योर सॉल्वेंट के साथ। जब आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिक्स करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो ऑलरेडी मटेरियल या वो प्योर सॉल्वेंट या इम्प्योर सॉल्वेंट बॉयल होना से स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स टेम्परेचर T1 से जो T2 था प्योर सॉल्वेंट में, मीन्स आपने उसमें इम्प्योर सॉल्वेंट मिक्स किया और वो टेम्परेचर ऑलरेडी क्या हो गया, T2 से T3 हो गया। क्यों T3 हुआ? क्योंकि प्रेशर P1 से P2 हो चुका है। मीन्स T2 से T3 की जो इंक्रीजमेंट या एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट का, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जो आपने सॉल्यूट मिक्स किए हैं वह सॉल्यूट उस सॉल्वेंट या बने हुए सॉल्यूशन का कितना मोल फ्रैक्शन शो करता है या रिप्रेजेंट करता है, उसी के प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स अब मैं इसे डिटेक्ट करते हैं अपन मैंने इसे अपने सैम्पल लैंग्वेज में आपको समझाया, समझिएगा। A liquid boil at a definite temperature which is called its boiling point. At this temperature, the vapor pressure of liquid become equal to the atmospheric pressure. Means liquid जिस डेफिनेट टेम्परेचर पर बॉयल करता है वह उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर डेफिनेट टेम्परेचर पर वो बॉयल करता है, उसी टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, इसलिए वो बॉयल करता है। अब जब हम कोई प्योर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट रूम टेम्परेचर पर लेते हैं और रूम टेम्परेचर है T1, उसे डेफिनेट प्रेशर कितना है P1, और उस T1 टेम्परेचर P1 प्रेशर पर हम प्योर सॉल्वेंट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, टेम्परेचर उसका रेज करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर T1 से T2 में पहुंचता है इसका प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाता है, और इस टेम्परेचर पर पर्टिकुलर लिक्विड क्या होने लगता है, बॉयल होना स्टार्ट कर देता है।
लेकिन आप ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस प्योर सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर देते हैं तो उस सब्सटेंस का मीन्स जो भी सॉल्यूशन बना उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, मीन्स डिक्रीज हो जाता है। जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वो इसी टू बॉयल इट, तो वो उबलना शुरू करेगा और हम उसे उबालने के लिए वी हैव टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तब हम वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल रेज करेंगे तो हमें टेम्परेचर भी क्या करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा। कब? जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को ऐड करते हैं, किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, तब हमारा टेम्परेचर होता है T1। वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है और P1 से कहाँ पहुँच जाता है, P2 में पहुँच जाता है। क्यों वेपर प्रेशर? क्योंकि वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिक्स करते ही P1 से क्या हो गया, P2 हो गया, इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हो गया। तो इस डिक्रीज हुए प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए मीन्स वेपर प्रेशर के इक्वल करने के लिए हमें टेम्परेचर T2 से T3 करना पड़ा, क्योंकि हमने पहले ही से T1 से T2 कर चुके थे। इस तरह से जो एलिवेशन हुआ है मीन्स इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर या अमाउंट ऑफ हीट T2 से T3 हुआ है, वो किसके कारण हुआ है, नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूशन आपके सामने प्रिपेयर हुआ है उसके कारण हुआ है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ा। द राइज ऑफ टेम्परेचर मीन्स ये जो टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट या राइज हुआ है ये किसका रिजल्ट है, एडिशन ऑफ आ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब आपने प्योर सॉल्वेंट के साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया है, किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, तब हमने इसे टर्म दिया क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल TB। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट टर्म इज, dear student, we are going to study another colligative property of a solution, that is freezing point. We have also studied the depression in freezing point. Dear student, a liquid freezes or solidifies when cooled to a certain temperature. This temperature is called the freezing point of liquid, solute or solvent. At this temperature, vapor pressure of solid and liquid state of a substance are equal, and the liquid and solid state coexist at equilibrium. Dear student, we know that when a non-volatile substance is added to solvent, then the vapor pressure of the solvent decreases. Thus, freezing point of solution is also lowered. So, freezing point of a solution is lower than the freezing point of pure solvent. Thus, decrease in freezing point of pure solvent is referred as the depression in freezing point. Dear student, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। आपने कहा जब कोई लिक्विड अपनी स्टेट शिफ्ट करता है और वो सॉलिड स्टेट में स्टेबल हो जाता है, तब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस में वह टेम्परेचर या जिस पर पर्टिकुलर लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है वह पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। मीन्स एक डेफिनेट टेम्परेचर पर कोई लिक्विड कूल्ड होकर किस में बदल जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। मीन्स इसमें भी दो स्टेजेस आपस में इंटर कन्वर्ट होती हैं। मीन्स लिक्विड स्टेट सॉलिड में कन्वर्ट होती है। तब हमें फिर से वही मॉलिक्यूलर डेफिनेशन या इक्विलिब्रियम वाली डेफिनेशन से यहाँ पर कलेक्ट करनी है। क्या कहना है कि एक ऐसा डेफिनेट टेम्परेचर जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट आपस में को एग्जिस्ट होती हैं, मीन्स एक दूसरे पर इंटर कन्वर्सिबल हो जाती हैं, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। मीन्स वह टेम्परेचर जिस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों के द्वारा प्रोड्यूस किया गया वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए और साथ में दोनों स्टेट एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो जाएं, मीन्स दोनों स्टेजेस के बीच में एक फेज डेवलप हो, मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो, तब वह टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट्स के नाम पर जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, अभी हमने वेपर प्रेशर की स्टडी करी थी। हमने जाना था कि व्हेन वी मिक्स अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, means a non-volatile substance is added to solvent
then the vapor pressure of solvent decrease. The freezing point of solution is also lowered. क्या था, हमने आपको ये बताया था कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट के साथ इम्प्योर सॉल्यूट को मिक्स करते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल होता है, तो उस सॉल्वेंट में इम्प्योरिटी मिक्स होते ही या नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिक्स होते ही उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होना मीन्स समझिएगा आप, आपने कहा कि लिक्विड और सॉलिड दोनों का जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है तो इक्वल होने से दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं, मीन्स लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है। मीन्स जब आप किसी प्योर सब्सटेंस में आप नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड करेंगे तो उसके ऐड होते ही सेल्फ क्या हो जाएगा, अपने आप ही वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो जब वेपर प्रेशर अपने आप डिक्रीज होगा तो आपको टेम्परेचर डिक्रीज़ करने या उसे कूल करने में आपको अमाउंट ऑफ हीट कम देनी पड़ेगी, मीन्स वो इजीली क्या परफॉर्म करेगा, फ्रीजिंग परफॉर्म करेगा। इस तरह से उसमें फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन देखने को मिलेगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी है एक ग्राफ और इसे भी समझते हैं। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट ग्राफ। हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की रोज़ हैं। यहाँ पर T1 और T2 लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट हम इसे इंक्रीज रेगुलेट करेंगे। प्रेशर हमारे पास P1 टू P2 है। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन और सॉलिड और लिक्विड को डिफरेंट पॉइंट ABCDE के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। हमने यहाँ पर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को ग्राफ के फॉर्म में हमने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। मीन्स एक तरफ है हमारे पास वेपर प्रेशर P1 और P2 और दूसरी तरफ है हमारे पास टेम्परेचर T1 और T2। इस कर्व में आपको BC दिख रहा होगा, दैट इज़ द BC। यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये BC है जो वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को BC कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा आपके पास है DE, ये रिप्रेजेंट करता है किसके, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को। अब तीसरा नंबर आता है कर्व AB, आपको यहाँ पर अपीयर होगा A एंड B। A और B जो कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर किसका, सॉलिड सॉल्वेंट का और टेम्परेचर का। B किसको रिप्रेजेंट करता है, वह पॉइंट रिप्रेजेंट करता है जहाँ वेपर प्रेशर किसका, लिक्विड और सॉलिड दोनों सॉल्वेंट का क्या हो जाता है, मिलता है, मीन्स इक्वल हो जाता है। दिस पॉइंट करेस्पॉन्ड ऑन द फ्रीजिंग ऑफ प्योर सॉल्वेंट T2 सिमिलरली T1। डियर स्टूडेंट, इसका कीवर्ड हमने आपको पहले ही समझा दिया है। कीवर्ड्स क्या है आपने समझिएगा। आपने कहा कि सर हमारे पास कोई एक प्योर सॉल्वेंट है, उस प्योर सॉल्वेंट को हम कूल करते हैं। कूल करने पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वह लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स वह टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है वह पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट, या हम इसे दूसरे तरह से कहें कि सॉलिड और लिक्विड और सॉलिड दोनों के बीच दोनों स्टेजेस आपस में को एग्जिस्ट हो जाती हैं, इंटर कन्वर्ट हो जाती हैं, या ऐसा कह दें कि दोनों स्टेजेस के बीच में डेफिनेट अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या इस्टेब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। या लास्ट वन कह दें कि एक वह पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। क्लियर। जब हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और उसे कूल करते हैं तब हमें एक पर्टिकुलर फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है, लेकिन जब हम प्योर सॉल्वेंट में इम्प्योर मटेरियल मिक्स कर देते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल होता है, उसके मिक्स करते ही आपने जाना है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और तो जब ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा तो उसे डिक्रीज करने के लिए हमें एक्सेस एनर्जी स्पेंड या ऑब्जर्व नहीं करनी पड़ेगी, दैट इज़ नोन एज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, मीन्स ऑस्मोसिस and diffusion both are the Beetle process. So we are going to discuss another colligative property, osmosis or osmotic pressure. There is student, osmosis related to osmotic pressure means if we want to learn the osmotic pressure, it is necessary to gain the knowledge of osmosis. Dear student, osmotic pressure is a colligative property. यदि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डील करना चाहते हैं तो हमें ऑस्मोसिस का नॉलेज चाहिए। मीन्स हम क्या माने, व्हाट इज़ द ऑस्मोटिक,
osmosis, the spontaneous flow of solvent through a semi-permeable membrane from a solution of low concentration of one of higher concentration is termed as osmosis. डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं. फर्स्ट है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ आल्सो अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन. मीन ऐसे मेम्ब्रेन जो सेलेक्ट करके मटेरियल के एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करती हो, ऐसी मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नाम पर जानी जाती हैं. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के फॉर्म में हम पार्चमेंट पेपर का यूज़ करते हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड का यूज़ करते हैं, कैल्शियम फास्फेट का यूज़ करते हैं, या ऐसे मीन्स या तो हम प्लांट या एनिमल्स सेल से जेलेटिनस सब्सटेंस पाते हैं और जो उसके चारों तरफ होता है, और उसी प्लांट और एनिमल सेल की मेम्ब्रेन का हम यूज़ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के फॉर्म में करते हैं. अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव होगी, मीन्स कुछ ही मटेरियल को एक्सचेंज करेगी, मीन्स ट्रांसपोर्ट करेगी, और कुछ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी. दैट इज़ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. फिर दूसरा वर्ड आता है हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन. मीन्स हम लोगों ने डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन स्टडी कर चुके हैं इसमें, तो यहाँ पर उनका रिलेशन यहाँ हायर और लोअर कंसंट्रेशन से है. फिर वर्ड आते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट. हम पहचान चुके हैं जो लीस्ट अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट, जिसकी स्टेज सारा कुछ क्लियर किया जा चुका है. तो अपन डिफाइन कर रहे हैं ऑस्मोसिस. डियर स्टूडेंट, ऑस्मोसिस सॉल्यूशंस पर परफॉर्म होने वाली एक एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी के लिए आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नेसेसरी होती है जिससे ये परफॉर्म कर सके. इसमें होता क्या है, मूवमेंट किसका होता है, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस द्वारा लोअर कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की ओर मूव करते हैं. डियर स्टूडेंट, और हम लिविंग में जो मटेरियल्स का एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट होता है सेल के इनसाइड या और आउटसाइड या अराउंड सेल के, वह इसी प्रोसेस में ऑस्मोसिस के द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है. यदि हम इसे कंक्लूड होकर बोलें तो कह सकते हैं ऑस्मोसिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट. इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट through a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane, just like parchment membrane, copper ferrocyanide membrane, calcium phosphate membrane और plant और animals cells द्वारा ऑब्टेन की गई membranes. मीन्स a spontaneous flow of solvent, वर्ड याद रखिएगा, solvent ना कि solute, ना कि solution, solvent through a semi-permeable membrane from the solution of lower concentration to higher concentration. That flow is known as the osmosis. Dear student, two type of process perform in form of osmosis. First is osmosis, second is diffusion. Dear student, दो प्रोसेस होती हैं. यदि diffusion take place in both gases and liquid, but osmosis take place only in solution. Semi-permeable necessary for osmosis, but semi-permeable membrane are not required for diffusion. समझिएगा बात आप. गैसों में फ्लो होने का कैरेक्टर्स डेवलप होता है. यदि हम कोई परफ्यूम की बॉटल को इस रूम पर ओपन करते हैं, कॉर्क ओपन करते हैं, तो उस पर भरा हुआ मटेरियल पूरे रूम में अपने आप ही डिस्पर्स हो जाता है. यह प्रोसेस हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का या गैस का या लिक्विड का क्या होना, स्प्रेड होना, स्कैटर्ड होना, या लोअर क्या होना, लोअर कंसंट्रेटेड की ओर क्या होना, फ्लो होना, डिफ्यूजन है. लेकिन यदि डिफ्यूजन की प्रोसेस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ कर दी जाए, मीन्स जब हम परफ्यूम की बॉटल का कैप ओपन करें और कैप ओपन करते ही यदि परफ्यूम रूम पर फैलता है तो यह प्रोसेस डिफ्यूजन है. लेकिन यदि हम कैप को ओपन करने के बाद बॉटल के माउथ पर एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन यूज़ करें और यदि तब फ्लो होता है, तब वह प्रोसेस किस नाम से जानी जाती है, ऑस्मोसिस के नाम पर जानी जाती है. ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर किसका फ्लो होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है. किसकी प्रेजेंस पे होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में होता है. अब डियर स्टूडेंट, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस की प्रोसेस लिविंग एनिमल्स मीन्स हम आपकी जो सेलुलर एक्सपोर्ट है या सेलुलर एक्सचेंज मटेरियल्स का होता है, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है.
डियर स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्मोसिस, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट शो किया गया है, आप उसे घर पर परफॉर्म करिएगा। यदि ना समझ में आए तो आप हमसे कनेक्ट करिएगा। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। डियर स्टूडेंट, हमने अभी जाना कि लोअर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में फ्लो होते हैं, मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तब ऐसी प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाती है। सो ऑस्मोसिस प्रोसेस में ही ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर which develops when a solution is separated from a solvent through a semi permeable membrane। मीन्स इसे हम दूसरे वर्ड्स पर कहें तो द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कॉलम ऑफ सॉल्यूशन that is just sufficient to prevent the entry of more solvent into the solution from the solvent separated by semi permeable membrane is known as the osmotic pressure। dear student, इसे कुछ सिंपल वर्ड पर समझते हैं। सपोज देन हम कोई एक सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन सपोज देन आपने शुगर और वाटर से बना हुआ एक सॉल्यूशन लिया। मीन्स आपने 1 लीटर वाटर, उसमें 100 ग्राम शुगर आपने स्टीयर की मीन्स सॉल्युबल की, और आपने उसे एक बर्तन पर भरा। आपने उस बर्तन को पहले 2 पार्ट में क्या कर दिया, 2 हाफ में आपने उसे डिवाइड कर दिया। किससे सेपरेट किया? आपने किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आपने उस पूरे बाउल को या उस यूटेंसिल को आपने 2 पार्ट में सेपरेट किया। मीन्स उन दोनों के बिटवीन आपने क्या सेटअप करी, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेटअप करी। उस मेम्ब्रेन के एक तरफ आपने सॉल्यूशन भरा और दूसरी तरफ आपने प्योर सॉल्वेंट भर दिया। मीन्स वाटर और शुगर से बना हुआ सॉल्यूशन एक तरफ, और दूसरे हाफ में आपने क्या भरा, केवल प्योर वाटर भर दिया और उसे आपने कुछ समय के लिए छोड़ दिया। अब इस समय प्रोसेस क्या होगी? प्रोसेस ये होगी कि साल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, इन तीनों के मॉलिक्यूल्स इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कॉज करेंगे, और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेम्ब्रेन के बोथ साइड्स द्वारा क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। यह प्रेशर जो अब आपने क्या कहा सर, हमने लिक्विड को 2 हाफ में डिवाइड कर दिया। अ डायग्राम अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। आपने पर्टिकुलर टाइप का सेटअप किया, और सेटअप करने के बाद आपने क्या देखा कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करेंगे, या तो सॉल्यूशंस के अंदर आएंगे या तो सॉल्यूशंस के बाहर आएंगे। यदि बाहर से सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर एंटर करता है तो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अंदर आने से क्या करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर राइज करके या इंक्रीज़ करके या प्रोड्यूस करके उन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एंट्री को वो स्टॉप करते हैं, प्रिवेंट करते हैं या रोकते हैं। बट दोनों के बीच में डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या इस्टेब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। और जितने इस इक्विलिब्रियम के थ्रू सॉल्यूशन में से जितने मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट में एंटर करते हैं, उसी समय सॉल्वेंट के उतने ही मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन पर एंटर करते हैं, और जितना नंबर आपस में इंटर कन्वर्ट होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेज को शो करता है, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स के द्वारा रिजल्टेंट प्रोड्यूस किया गया प्रेशर ही क्या होता है, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। सीधा मीन समझिए डियर स्टूडेंट, आपके सामने एक डायग्राम अपीयर हो रहा है। उस डायग्राम में हमने क्या किया है, एक पिस्टन कॉज किया हुआ है, सॉल्यूशन फिलअप किया और सॉल्वेंट फिलअप किया, और हमने नैरो ट्यूब लगा रखी है। यही आगे हमें जाकर मिलेगा वर्कले हार्टले मेथड पर। अभी हम इसको केवल ग्राफिटिकल समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं हम इसे, कि हमने सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को पर्टिकुलर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हमने दोनों को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद हमने क्या होगा, या तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो गए प्योर की ओर, या प्योर सॉल्वेंट ट्रांसफ़र हो गए सॉल्यूशंस की ओर। अब हम यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती हैं। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन पर एंटर करना चाहेंगे, उस समय सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट की एंट्री को प्रिवेंट करेंगे, और उन दोनों के बीच में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा। जितने मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, किनके, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के, उन्हीं का रिजल्टेंट प्रेशर ही क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम पर जाना जाएगा। लास्ट वन इज़ द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। डियर स्टूडेंट, मीन्स 2 अलग अलग कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के बीच में जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, और यह प्रोसेस ऑस्मोसिस। और इस फ्लो होने में जो रिजल्टेंट
प्रेशर प्रोड्यूस होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम पर जाना जाता है। बट इसे मेजर कैसे किया जाए, तो अपन पहुंचते हैं बर्कले-हार्टले मेथड पर। बर्कले-हार्टले मेथड मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर विथ अ डेफिनेट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो पहले डियर स्टूडेंट हम उस कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं, फिर समझते हैं किस तरह ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, एक कन्वीनियंट मेथड है जिसके द्वारा हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं, वो है बर्कले-हार्टले मेथड। ये एक ऑपरेटस होता है। इसमें देखिए, इसमें एक ब्रॉन्ज से बना हुआ एक सिलेंडर है, पॉट है, जिस पर 2 एंड ओपन है। इसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की हमने 2 मेम्ब्रेन्स लगा रखी। ये दैट आर द कॉपर फेरोसाइनाइड से बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिलेंडर से बना हुआ ये एक पिस्टन, ताकि प्रेशर को ऑब्टेन कंट्रोल किया सके। इट इज़ अ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब्स वो होती है जिसकी विड्थ या डायमीटर इक्वल होता है होल द सरफेस, इसलिए कैपिलरी ट्यूब्स कहलाती है। दूसरी तरफ से हमने रिजर्वायर रखा है ताकि हम इसमें वाटर फिलअप कर सकें। समझिए इंस्ट्रूमेंट को। आपने ब्रॉन्ज से बना हुआ एक पॉट लिया, बर्तन लिया है आपने। इसमें आपने इस को आपने सेपरेट किया हुआ। पहला सेपरेशन कैसा है, तो जो आपको ये मेम्ब्रेन दिख रहे हैं कॉपर फेरोसाइनाइड्स की, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। पहली मेम्ब्रेन यहाँ से आपने यहाँ तक आपने सेटअप कर रखी है, दूसरी भी आपने रिजर्वायर्स की हेल्प से प्योर सॉल्वेंट मीन्स वाटर लिया हुआ है, और वो वाटर का लेवल कहाँ पर मेंटेन है, इधर कैपिलरी पर मेंटेन है। अब आपने इन दोनों सॉल्यूशन, दोनों तरफ आपने सॉल्यूशन फिलअप किया हुआ है। फिलअप क्या किया हुआ आपने, सॉल्यूशंस को 2 सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया है, और सेंटर में आपने एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर को फिलअप कर रखा है। अब आप रिएक्शंस को होने देंगे। वाटर का आप लेवल देख लीजिएगा, दोनों तरफ वाटर आपने रिजर्वायर पर फिलअप किया, आपने ऑन किया, पूरी कैपिलरी ट्यूब आपकी फिल हो गई। आपने रिजर्वायर के कार को ऑफ कर दिया और वाटर लेवल आपने देखना शुरू किया। कुछ समय के लिए आपने इस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ही छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि जो कैपिलरी का वाटर लेवल है, ये कैपिलरी का वाटर लेवल ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा ये, क्योंकि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बीच में जो भरा हुआ है वाटर मीन्स प्योर सॉल्वेंट, वो सॉल्यूशन से क्या करेगा, ट्रांसफ़र होना शुरू होगा। मीन्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मीन्स प्योर सॉल्वेंट दोनों सॉल्यूशंस के द्वारा एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे ये एब्जॉर्ब होते जाएंगे वैसे वाटर एब्जॉर्ब होता जाएगा, वैसे इस कैपिलरी में उसकी वैल्यू आपको दिखेगी, मीन्स वाटर लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये प्रोसेस को होने देंगे। कंक्लूजन ये है कि दोनों अलग अलग कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस के बीच में एक्सचेंज कब तक होगा, जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाएगा। जैसे ही कंसंट्रेशन होगा, आपने देखा कि सॉल्यूशंस के द्वारा प्योर सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर लिया गया, मीन्स एक पर्टिकुलर प्रेशर राइज किया गया, इंक्रीज़ किया गया या प्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा, वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा। किस पर अपोज किया गया, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर, और तब जाकर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल्स कहाँ पर पहुँचे, सॉल्यूशन पर पहुँचे। मीन्स सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इन दोनों के बीच में जो प्रेशर रिजल्टेंट प्रोड्यूस हुआ है, क्यों, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाते हैं और सॉल्यूशन पर एंटर करना चाहते हैं। इस प्रेशर को क्या करता है, अपोज करता है। जो सॉल्यूशंस के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाते हैं। तो दोनों तरफ एक्रॉस मीन्स मेम्ब्रेन के इस पार और उस पार दोनों सॉल्यूशंस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है। तब जब प्रेशर वाटर के द्वारा ज़्यादा लगाया जाएगा तब जाकर वो सॉल्यूशन पर एंटर करेगा, और इस तरह से जब वाटर या सॉल्वेंट सॉल्यूशन पर एंटर करेगा वैसे वैसे वाटर का लेवल डाउन होगा। इस प्रोसेस को होने के बाद हम क्या करेंगे, पिस्टन का यूज़ करेंगे, दैट इज़ द पिस्टन। और यहाँ पर मेजर प्रेशर गॉग भी लगा हुआ है, साथ में हमारे पास वॉच भी है जिससे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं हमने कितना प्रेशर यहाँ पर फिर से लगाया। अब हम क्या करेंगे, पिस्टन और गॉग की हेल्प से हम इस पर सॉल्यूशन पर प्रेशर लगाना शुरू करेंगे। हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे। जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा सॉल्यूशन का, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से फिर से रिटर्न आना शुरू होंगे और रिजर्वायर पर फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। हम कब तक प्रेशर इंक्रीज़ करते रहेंगे, जब तक कि हमें टेस्ट ट्यूब पर डिक्रीज हुई वैल्यू इक्वल वैल्यू के बराबर पहले जैसी हमें नहीं मिल जाती। मीन्स जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज हुआ
जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब हुआ था सॉल्यूशन द्वारा, वैसे ही वाटर का लेवल इस कैपिलरी ट्यूब पर डिक्रीज हुआ था। जितना डिक्रीज हुआ था उसी स्टेज से हम प्रेशर इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे, और कब तक प्रेशर हम इंक्रीज़ करते रहेंगे, जब तक कि पहले जैसा वाटर लेवल हमें प्राप्त नहीं हो जाता। इस तरह से जो हमें प्रेशर का अमाउंट मिलेगा वो यह तय करेगा कि वाटर या सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के द्वारा सॉल्यूशन पर कितना प्रेशर इंक्रीज़ किया गया था, जिससे उसने वहाँ पर फ्लो किया था, क्योंकि उतना ही प्रेशर हमारे द्वारा इसके द्वारा इंक्रीज़ किया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, इट इज़ द बर्कले-हार्टले मेथड. It is so most important. Essay type question are related to your annual examination. So study this and draw the diagram 2 or 3 or more time and learn the different terms. Thank you. Have a nice day.